दोस्तों, चीन के सामान के बारे में एक बात कही जाती है कि उसका सामान चले तो चांद तक वरना शाम तक। आपने ये बात सुनी भी होगी। चीन के सामान की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया की मार्केट में आपको चीन का सामान मिल जाएगा। गली मोहल्ले की दुकान पर 1 रुपए के छोटे प्रोडक्ट से लेकर एक बड़े शोरूम में 1 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट तक चीन सब कुछ बनाता है। और इतनी लड़ाई होने के बाद भी भारत चीन से लगातार उसके प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, जिसकी इकलौती वजह है कि चीन के प्रोडक्ट बेहद सस्ते होते हैं। अभी गलवान घाटी में हिंसा के बाद भी भारत का इंपोर्ट लगातार चीन के साथ बढ़ा ही है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि भारत चीन पर इंपोर्ट कितना डिपेंड है, और आखिर चीन इतने सस्ते प्रोडक्ट कैसे बनाता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत या कोई और दुनिया का बड़ा देश चीन जैसे सस्ते प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाता? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चीन पूरी दुनिया में सस्ते माल का किंग है, और किंग की गद्दी टिकी है उसके सामने बनाने और बेचने के मॉडल पर, यानी कि चीनी मॉडल पर। इस मॉडल का सबसे मेन पार्ट है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब कोई भी प्रोडक्ट बस लगातार बनाए जाना। अब सवाल ये आता है कि चीन ऐसा क्यों करता है? तो इसकी सीधी सादी 2 वजह हैं। पहली वजह, इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये इकोनॉमी का एक मॉडल है जिसे चीन फॉलो करता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल कहती है कि कम मात्रा में बड़ी चीज़ों का प्रोडक्शन करने से ज़्यादा फायदेमंद है ज़्यादा मात्रा में तमाम छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन करना। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में पहले 3 लोगों का खाना बन रहा था, फिर एक नया दोस्त आ गया और साथ रहने लगा। अब 4 लोगों का खाना बन गया, लेकिन किचन का खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन लागत उस रेशियो में उतनी नहीं बढ़ी। क्यों? तो इसका जवाब है इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से। असल में तमाम छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाने से मुनाफा बढ़ता है, लेकिन लागत उतनी नहीं बढ़ती। चीन इसी इकोनॉमी ऑफ स्केल पर चलता है। दूसरी वजह, अलीबाबा जैसे निर्माता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये अलीबाबा कहाँ से कूद पड़ा? तो दोस्तों, अलीबाबा के बिना चीन और चीन के बिना अलीबाबा का नाम नहीं लिया जा सकता। और चीन के पास तमाम ऐसे निर्माता हैं जो छोटी छोटी घरेलू चीज़ों के, टेक्नोलॉजी के, कलपुर्जों के दुनिया भर में थोक विक्रेता है। अलीबाबा तमाम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का प्रोडक्शन भी करता है जो वो भले ही खुली मार्केट में ना बेचे, लेकिन तमाम ई-कॉमर्स साइट्स को बेच सके। इन साइट्स के ज़रिए दुनिया भर में वो सामान बिकता है, और आम लोगों से लेकर तमाम दुकानदार तक उसे खरीदते हैं। यानी प्रोडक्ट चेन बना दी जाती है। इस तरह की प्रोडक्ट चेन बनाने से चीन की भी वो समस्या हल हो जाती है कि मास प्रोडक्शन से जो इतना माल बना लिया है वो बेचेगा। तो अब वो मास प्रोडक्शन करते भी हैं और उसे बेचते भी हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल तो रह ही गया, ये माल इतना सस्ता क्यों मिलता है? अब पहले ये देखते हैं कि ये माल आखिर इतना सस्ता क्यों मिलता है। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि भारत क्या कर रहा है, या फिर दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश क्या कर रहे हैं। चीनी माल इतना सस्ता होने की भी 2 वजह हैं। पहली वजह, सस्ता लेबर कॉस्ट। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप बिहार के किसी ग्रामीण इलाके या फिर छत्तीसगढ़ या भोपाल के किसी इलाके में कुछ काम करते हैं, और वहाँ पर आप अपने काम के लिए लेबर ढूंढेंगे, तो वो आपको सबसे सस्ते रेट पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप वही काम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर में करते हैं, तो आपको एक अच्छे खासे रेट पर इतनी आसानी से लेबर नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी उसके रेट भी पिछले इलाकों के मुकाबले ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। पर क्यों? क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, और आप अमेरिका जाएंगे तो और भी दिक्कत होगी। लेबर कॉस्ट मतलब किसी इंसान से काम लेने में हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उन्हें जो पे करते हैं, वो लेबर कॉस्ट कहलाता है। डायरेक्ट पे जैसे सैलरी, तो वहीं इनडायरेक्ट पे जैसे कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए अच्छी अच्छी कुर्सियाँ लगवाए, सबकी डेस्क पर सैनिटाइज़र रखवाए, उन्हें खाना दें। ये सारी कॉस्ट चीन में बेहद कम है। वहाँ पर इंसान कम पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाता है, लिहाजा कम लागत में तूफानी तरीके से प्रोडक्शन हो पाता है, और इसी वजह से फिर कंपनियां यही माल आगे भी तुलनात्मक रूप से कम दाम में बेच पाती हैं। दूसरी वजह, हाई प्रोडक्शन। चीनी माल के सस्ते होने की दूसरी वजह वही इकोनॉमी ऑफ स्केल से जुड़ी है। जैसे मान लो आप जो शुरू में 3 बंदे थे वो 4 हो गए, और चौथा बंदा आपको हिस्सा देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास पैसे कम हैं। तो आप ये सोचेंगे कि मैं 3 लोगों के खर्चे में 4 को खिलाऊंगा, मतलब अब पनीर पराठे बंद।
महीने भर आलू टमाटर बनेगा, दाल पतली बनेगी और बस उतनी लागत में प्रोडक्शन बढ़ गया। अब अगर ये चौथा आदमी दूसरी जगह एक थाली के 70 रुपए दे रहा होगा तो मैं 60 ही लूंगा। उसको मेरा खाना सस्ता भी लगेगा और मेरी कॉस्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ी। चीन यही काम करता है, वह बहुत बार प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी से खिलवाड़ कर लेता है। अब आपको प्रोडक्ट सस्ता भी लगता है और उसकी कॉस्ट भी नहीं बढ़ती है। इन दो वजहों के साथ चीन के पास एक एक्स फैक्टर भी है और वो है ओपेक सब्सिडी। अब आप सोच रहे होंगे कि ओपेक सब्सिडी क्या भला है। असल में चीन दूसरे देशों को ये सुविधा देता है कि आप हमारे यहाँ से हमारी कंपनियों से सामान खरीदिए, सिर्फ शुरुआत में कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट कर दीजिए, माने बयाना दे दीजिए और सामान ले जाइए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इससे चीन की कंपनी को घाटा होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि कंपनी को बाकी का पेमेंट चीन के बैंक कर देते हैं। बाद में जब सामान खरीदने वाली कंपनी को मुनाफा आना शुरू हो जाए तो वो चीन के बैंक का पैसा लौटा सके। इस पूरे मॉडल को कहते हैं ओपेक सब्सिडी। इसी वजह से तमाम देश, तमाम कंपनियां सामान खरीदने के लिए चीन की तरफ देखती हैं। बाकी देश क्या कर रहे हैं? अब आते हैं बड़े सवाल पर, यानी दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं। मतलब बाकी देश भी चीनी मॉडल को क्यों नहीं अपनाते, और बाकी देश छोड़ो भारत क्यों नहीं अपनाता। असल में चीन के अलावा यूरोपियन यूनियन के देश, यूनाइटेड स्टेट और भारत के पास भी एक क्षमता है कि वो प्रोडक्शन बेतहाशा अप कर दे। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है R&D का, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है कोई नई तकनीक ईजाद करना, उसे डेवलप करना। और भारत समेत बाकी देश इसी चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी वजह से भारत US जैसे देशों से तमाम स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजीज, तमाम दवाएं, तमाम रक्षा सामग्रियों को लेकर रिसर्च और नए नए आविष्कार आते रहते हैं। लेकिन R&D एक बड़ा खर्चा मांगती है। वहीं चीन इस मॉडल पर भरोसा नहीं करता, वो दूसरे देशों से तकनीक लेकर अपने आप प्रोडक्शन करता है। अब चलो हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम अपने प्रोडक्ट पर ओपेक सब्सिडी देकर चीन की तरह ज्यादा बिजनेस हासिल क्यों नहीं कर सकते हैं? इसकी वजह यह है कि देश के बैंकों में जो पैसा है वो हमारा आपका है। चीन लोकतंत्र तो है नहीं, तो वो ग्राहकों को कम पैसे पर माल दे देता है और बैंकों से कह देता है कि कंपनी को पेमेंट कर दो। बाद में कई साल बाद बैंक का पैसा वापस आता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ बैंकों का पैसा यूं ही किसी को नहीं दिया जा सकता। इसके लिए 50 फॉर्मेलिटीज होती हैं, और जो बड़े लोग पैसा लेकर भाग गए हैं उन्होंने बैंकों का भरोसा तो और तोड़ दिया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने तो ओपेक सब्सिडी पर बैन तक लगा रखा है। तो इन सभी वजहों से जहां हम चीन की तरह सस्ते प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो वहीं चीन पूरी ईट स्लीप रिपीट टाइप की साइकिल फॉलो कर रहा है, यानी वही मास प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, सब्सिडी और मार्केट कैप्चर। चीन ने व्यापार से जुड़े तमाम ऐसे नियम बना रखे हैं जो किसी लोकतांत्रिक देश पर लागू कर पाना आसान भी नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा। इसलिए भारत जैसे देश जब आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो उनके पास सबसे मुफीद विकल्प यही बचता है कि वो अपने उत्पादों की क्वालिटी बढ़ाएं, सस्ते दामों में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग भी ये भरोसा करें कि ये सही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत प्रोडक्शन हब बन पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।